जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आर ओ के कुछ ही समय बचे हुए हैं जो कि 100 दिन के आसपास है। और हम लोग एक मुहिम स्टार्ट किए हैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि 100 दिनों का एक टारगेट बनाया था, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आर ओ में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं किस लेवल तक की बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक बेस तैयार हो जाएगा कि आपको आगे की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्षेत्रों या उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो आर ओ की जो 100 दिनों के जो टारगेट चैलेंज है उसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिटी, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि पॉलिटी शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2010 से अभी तक की जितने भी आर ओ के पेपर हुए हैं उन सभी के जो प्रीवियस ईयर हैं उनके क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे और उन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड भी जानकारी उन्हीं क्वेश्चनों के नीचे दी जाएगी। तो जो लोग तैयारी कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चनों का, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल बहुत होगी। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और आखिरी तक की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे ये क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। तो ये सब सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा टॉपिक पे कम फोकस करके भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड भी होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो के आखिरी में मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको इस वीडियो के आखिरी में मैं लिख के दे दूंगा कि जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे और किन में से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो टारगेट 100 डेज़ का, जो कि पहला वीडियो है। तो शुरुआत हम लोग पॉलिटी से कर रहे हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट से जो 2010 से लेकर के अभी तक की पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में है और विद एक्सप्लेनेशन है और एक्स्ट्रा जानकारी के साथ भी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि 2010 से शुरू करते हैं और 2010 में कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका भी एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी में 2010 का जो है ये जो है इसका स्पेशल पेपर हुआ था और ये विशेष के लिए आई थी वैकेंसी। तो 2010 में जो पॉलिटी क्वेश्चन पहला था कि उसमें पूछा गया था कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो जो ये मूल अधिकारों से क्वेश्चन लिया गया था, तो जो अनुच्छेद 24 है ये इसके अनुसार कहा गया है कि 14 से कम वर्ष की आयु के लिए किसी भी बच्चे को कारखाने और या जोखिम भरे काम को करने की पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। ये हमारा 2000 जो अनुच्छेद 24 जो है उसके अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद जो यहाँ पे 23 है, जो अनुच्छेद 23 है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें बलात्सर और व्यक्ति की खरीद फरोख्त और बिक्री या हमारी बेगारी नसिद्ध जो हम लोग गुलामी कराते हैं या जो इंसानों को बेच करके दूसरी जगह बेचते हैं खरीद करके, उस तरीके की जो हमारी रोक जो अनुच्छेद 23 में है। और जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो काम पे नहीं लगा सकते हो, तो अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कहा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस में से एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में जो होता है कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान का हृदय किसे कहा जाता है या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब हमारा आंसर होता है उद्देशिका। लेकिन अगर जब पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कहा गया है कि संविधान का हृदय कौन सा है, तो उसमें आ जाता है अनुच्छेद 32 आता है, जिसमें कहा गया, जिसमें दिया गया संविधान संशोधन या संविधानिक उपचारों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो यानी संविधान संशोधन या संविधान जो उपचारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 जो दिया गया है
वो ही हमारा भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। और नॉर्मल अगर पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो उद्देशिका को कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना का जो अधिकार है वो क्या एक मूल अधिकार है या एक विधिक अधिकार है या दोनों, मूल अधिकार या विधिक अधिकार दोनों है या तो दोनों नहीं है। तो सूचना का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। और विधिक अधिकार जैसे वोट डालने की जो अधिकार है वो भी एक विधिक अधिकार ही है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी 2010 में। फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ता हुआ देखेंगे कि उसके बाद में अंदाज़ा लगाएंगे किस लेवल तक की बढ़ता हुआ जो है आगे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम पूछा गया निम्न में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। तो काम का अधिकार या शिक्षा का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार। तो द्वितीय पीढ़ी का अधिकार जो समझा माना गया है वो समता का अधिकार को माना गया है। ठीक है, अब देखिए प्रथम पीढ़ी के अधिकार क्या होते हैं, जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार, ये प्रथम पीढ़ी के होते हैं। द्वितीय पीढ़ी के अधिकार क्या होते हैं कि मानव का अधिकार, समता का अधिकार, यानी इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार होते हैं और इनको लाल अधिकार भी कहते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी का अधिकार जो है वो समता का अधिकार माना गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार माना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट होगा आने वाले सालों में। तो जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो उसको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं और इसकी जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। ठीक है, तो ये महान्यायवादी है। आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो हमारा महान्यायवादी है उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अपना आर्थिक जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ये भाग 14 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल जो है वो 315 में 315 से लेकर 323 तक की इसमें दिया गया है, इसके प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग देखा है अगला क्वेश्चन है कथन और कारण किसे दिया गया है। इस टाइप में कथन और कारण से भी टाइप के भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कथन और कारण में पहला दिया गया कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा, यानी ये कथन दिया गया है। और कथन 2 दिया गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें जब मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना ज़रूरी है और उपराष्ट्रपति ही जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा RA का एक मान्य राष्ट्रीय स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर सही माने गए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि निम्न कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए कि पहला क्या दिया गया है कि प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार मूल अधिकार आपात में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये सही है। दूसरा क्या दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी सही है, यानी दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सही माने जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दिया गया है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए उसमें पूछा जाएगा कि नहीं है। नहीं वाले में आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा या तभी आपका आंसर सही होगा। एक भी गलत हो जाता है तो आपका इस टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। तो पहला दिया गया कि मुख्यमंत्री से लेकर के दिया गया है कि जैसे कहा, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 164 में कहा गया है, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है।
तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्यपाल का भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जो अपने इच्छा अनुसार काम कर सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला दिया है कि चौथा ऑप्शन दिया है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये क्वेश्चन सही है। तो यानी ये वाला जो क्वेश्चन है, जो अपनी जो राष्ट्रपति राज्यपाल जो है वो अपने इच्छा अनुसार भी काम कुछ करता है, निर्वहन कार्यों का करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो किससे संबंधित था? तो ये 2010 का था। अब क्या हुआ, 2019 में जम्मू और कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 अलग अलग यूटी बनाई दी गई, यूनियन टेरिटरी। तो 370 जो संबंधित है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये हमारा संविधान से पूछा गया है कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो ये भारतीय संविधान के इतिहास के में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता तीनों का एक साथ हुआ था स्थापना, वो स्थापना हुई थी 1861 में। 1861 में अधिनियम लागू हुआ था और स्थापना कब बन के तैयार हुई थी? 1862 में। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? तो 25 हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि 11 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे 2010 के पेपर में। आगे हम लोग देखेंगे 2010 का जो नॉर्मल पेपर हुआ था उसमें जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो कौन कौन थे। तो 2000 का जो नॉर्मल पेपर हुआ था, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया था? तो इन चारों ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना है कि साइमन कमीशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, या राजाजी फार्मूला के द्वारा, या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, या वेवेल योजना के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आप लोग ये याद ज़रूर करिएगा, आप कैबिनेट मिशन ज़रूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत के संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसमें पूछा गया है कि संघ में जो है वो संघीय शासन व्यवस्था की जो किस आर्टिकल में दिया गया था या किस अधिनियम में दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये प्रांत में दिया गया था, संघ में द्विशासन व्यवस्था लागू की थी। लेकिन जो प्रांतों में द्वैशासन व्यवस्था समाप्त भी कर दी गई थी। इसी में जो प्रांतों में द्वैशासन व्यवस्था जो लागू हुई थी वो मॉन्टेग्यू जेम्स वुड की 1919 में लागू हुई थी, जिसे 1935 में समाप्त करके संघ में शासन व्यवस्था जो है वो चालू कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो मूल अधिकारों को जो विचार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इससे और कुछ भी चीज़ें ली गई हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी हमारा भारतीय उससे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद भी जो लिया पद था उससे जो कार्य सौंपे गए हैं वो भी हमारा यूएसए से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया गया है, और न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति भी अमेरिका से लिया गया है, और न्यायाधीशों की पदच्युति जो होती है, जिनको जब न्यायाधीशों को निकाला जाता है तो वो चीज़ भी हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम में निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो मनरेगा जो है वो जो लाई गई थी वो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लाई गई थी। ये हमारा भारत के नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन लिया गया है। तो जो मनरेगा जो कार्यक्रम जो आया था अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आया था, या उसके अंदर इसका विवरण है। निम्न में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यानी जो निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो एक क्वेश्चन ये हो गया नीति निर्देशक से, और एक दूसरा क्वेश्चन ये हो गया नीति निर्देशक से। तो मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो इसको जो क्या कर दिया गया था, मूल अधिकार बना दिया गया था, और इसमें पूछा गया है कि नहीं है। तो हमारा आंसर सही होगा, 14 वर्ष की आयु तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
प्राप्त करना, ये हमारा नीतिशास्त्र तत्व में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। तो धन विधेयक के कुछ ऑप्शन दिए गए थे जो मैंने नहीं लिखे हैं। इसका सही आंसर होगा जुर्माने या दंड से संबंधित उपबंध जो है वो धन विधेयक से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति या उसके बारे में एक विवरण, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, ये सही है। और भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित औपचारिक कार्य नहीं है, ये हमारा ये भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति ही करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का पद त्याग, अपदस्थीकरण और मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के जो रूप में कार्य करता है वो भी सही है। तो ये हमारे जो है वो कुछ ऑप्शन थे जो मैंने लिख दिए हैं इसको सही आंसर करके। उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो मैंने एक ऑप्शन दिए थे उसमें से आंसर सही वाला लिख दिया है कि जो नहीं है, सर्वोच्च शक्ति का एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होता है। जहाँ पर गणतंत्रीय अवधारणा होती है वहाँ पर लोगों द्वारा किसी भी व्यक्ति को चुना जाता है शासन करने के लिए। तो यहाँ पे एक राजा के पास सारी शक्ति नहीं होती है, लोगों द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के पास शक्ति होती है। संसद के अधिकारियों में से अगला क्वेश्चन है संसद के अधिकारियों में सम्मिलित कौन होता है। तो इसमें पूछा गया है कि ऑप्शन दिए गए थे मतलब सभी या एक का नाम दिया गया था। तो अध्यक्ष लोकसभा का ये भी संसद में आता है, उपाध्यक्ष लोकसभा का ये भी संसद में आता है, महासचिव लोकसभा का ये भी संसद में आता है और अध्यक्ष राज्यसभा का ये भी संसद में आता है। यानी ऑल अबव जो है वो सारे संसद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम कब पारित किया गया था, उसका साल पूछा गया है। तो जो बंधुआ मजदूरी का जो साल पूछा गया है वो 1974 है, जिसमें बंधुआ मजदूरी को ख़त्म किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था। तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये तीनों जो हैं वो ऐड किए गए थे और नगर पंचायत नहीं ऐड किया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन में ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों ऐड किए गए थे। आगे हम लोग देखेंगे कि 2013 में जो पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में, क्योंकि 2010 के बाद 2013 में हुआ था। क्योंकि आर के जो एग्ज़ाम होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, एक दो साल छोड़ करके मतलब इसके एग्ज़ाम आता है और रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। इस वजह से 2010 की बजाय 2013 में हुआ था। 2013 का हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत का है। ये किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था। ये अपनी बुक में जो है कहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता पूछा गया है। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया के रचयिता जो हैं वो रजनी कोठारी जी हैं, जिन्होंने 1970 में किताब लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक वैधानिक अधिकार है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी पिछले बार 2010 में भी हमने ये क्वेश्चन दिया गया था कि वैधानिक अधिकार के बारे में पूछा गया। तो निर्वाचित होने का अधिकार और मत देने का अधिकार दोनों क्या है, हमारे वैधानिक अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो ये संसद में पूछा गया है कि कौन से संसद में संविधान सभा की पहल की जा सकती है। तो संसद की किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया चालू कर सकती है। और इनमें वैसे तो लोकसभा के पास शक्ति ज़्यादा होती है, लेकिन संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति दोनों की बराबर होती है, इसमें आगे पीछे नहीं होता है।
या कम ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोगों ने 2013 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में देखा। फिर हम लोग देखते हैं 2014 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद के द्वारा स्वीकृत किया गया है। यानी जो समानता के जो 5 अनुच्छेद मतलब जो अधिकार दिए गए थे वो कौन कौन से अनुच्छेद में है। तो जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक की हमारे समता का अधिकार में आता है, और ये मूल अधिकार से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा यानी मूल जो अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यूएसए से लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सा एक राज्यसभा का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो ग्राम पंचायत ये पहले जोड़ दिया गया था। गोवध निषेध जो है वो भी पहले जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता ये भी पहले जोड़ा गया था। जो मुक्त कानूनी सलाह जो दी जाने लगी है वो बाद में संविधान के बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किनके बीच में संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सरकारी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था। तो केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया ये जो न्यायाधीश थे उनके अध्यक्षता में ये सरकारी आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। ठीक है, तो सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था वो केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया। तो संविधान किस भाग में संघ और राज्य का उल्लेख किया गया है। तो भाग जो 11 है उसमें संघ और राज्य के संबंधों के बारे में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। मतलब कभी कभी ये अनुमान लगाया जाता है कि जो भाग 1 है उसमें भी राज्य की सीमाओं के बारे में उल्लेख दिया गया है, और भाग 11 में जो है उसके संघ और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक की अनुच्छेदों में इसका विवरण दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है वो काम देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायिक सक्रियता से संबंधित कौन है। तो जनहित याचिका जो है वो भारत की नागरिक सक्रियता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में नवीनतम फैसलों के अनुसार सशस्त्र बल न्यायिका यानी AFT के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही दिया गया। तो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें ये दिया गया है कि उच्च न्यायालय में AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। तो जो उच्च न्यायालय में AFT के फैसले हैं उन पे जो है वो रिट याचिकाओं का विचार नहीं होगा। यही हमारा सही आंसर था। अगला हम लोग देखते हैं कि जो 2016 में जो पेपर निरस्त हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे, और इसका जो दोबारा पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। तो 2016 में जो पेपर निरस्त हुआ था उसमें पॉलिटी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो ये जो कहा गया युद्ध में, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति, इन सब में हम लोग क्या कहते हैं उद्घोषणा का आधार नहीं माना गया। तो ये 352 में जो है वो जो इसका उल्लेख दिया गया है, और आंतरिक अशांति जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण ये अनुच्छेद 352 में दिए गए हैं, और जो आपातकालीन स्थितियां हैं वो 19 भाग 18 में विवरण किया गया, यानी भाग 18 में जो आपातकालीन स्थितियों का विवरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है कि जैसे संघ मंत्रिपरिषद और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये संघ जो होता है वो मंत्रिपरिषद और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये सही है। दूसरा क्या गया, संघ के मंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, यानी जो संघ के मंत्री होते हैं वो किसी के प्रसाद पर्यंत मतलब प्रसाद पर्यंत
अपना पद धारण नहीं करते वो निर्वाचित होकर के आते हैं। तो इसका अनुच्छेद एक कथन सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। तो इसमें जो मंत्रिपरिषद के बारे में जो विवरण दिया गया है अनुच्छेद 75 के 3 में दिया गया है, और 75 के 2 में दिया गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो कुछ जो है वो धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे इनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सुमेलन करने के लिए आएगा कि 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है और 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि भाषाओं का दिया गया है, और 10वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि दल परिवर्तन के आधार पर निहरता दिया गया है, और 9वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि कुछ विशेष अधिनियम होते हैं, विद्यमान अन्य अधिनियम होते हैं जिनको मानना ज़रूरी होता है, तो वो 9वीं अनुसूची में दिया गया। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया, विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया। तो ये हमारे सही मिलान हो गए। इसमें अब अगला हम लोग क्वेश्चन है कि सुमेलन करने के लिए दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया कि पंचायत, नगर पालिका और सरकारी समितियां और अधिकरण, इन तीनों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचायत जो है वो 9 का भाग 9 में किया गया है, इसमें सही सुमेलन मैंने कर दिया था। और जो नगर पालिका है भाग 9 के का में, सरकारी समितियां 9 के खा में, और अधिकरण भाग 10 में विवरण इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान के प्राधिकरण हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो जो 58वां संविधान संशोधन 1987 में आया था, तो उसमें दिया गया था कि हिंदी पाठ का संविधान संशोधनों में प्राधिकरण या प्रकाशित करने के लिए विवरण दिया गया था। इसमें भी क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगले जो पेपर हुआ था 2007 में, अभी ये जो पेपर निरस्त हुआ था उसका भी पेपर नहीं हुआ था, लेकिन 2017 का पेपर हो गया था। इसके बाद में 2016 का जो दोबारा परीक्षा हुई थी और 2020 में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था दी गई है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है उसका समाप्ति करने का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः दी गई है। तो इसका सही अनुसार न्यूनतम संख्या 60 होगी और अधिकतम संख्या 500 होगी। अनुच्छेद 70 के 1 में दिया गया है, और अनुच्छेद 333 में भी इसका विवरण दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं कि सुमेलन करने के लिए दिया गया, इसको मैंने सही सुमेलित कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में आया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में, और परिवर्तन निदेशालय 1956 में आया था। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं इनको आप देख लीजिएगा, ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की स्तुति की थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। तो उनके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। 5 जनवरी 1966 में ये आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो दिल्ली और पौंडीचेरी थे, जहाँ पर दिल्ली में भी सीएम होते हैं और पौंडीचेरी में भी सीएम होते हैं, बाकी किसी यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं होते हैं। तो दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार 70वें संविधान संशोधन से मिला था। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सही है, उसके बारे में बताना है। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 घ में दिया गया, ये भी सही है। और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि और समाप्ति पर प्रभावी नहीं करेगा, ये भी सही है। दोनों आंसर सही हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 के। अब हम लोग देखते हैं 2016 का जो 2 पेपर निरस्त हुआ था उसको जो दोबारा पुनः परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन भी दिया गया मिलान करने के लिए, नागरिकता
का जो जो विवरण है किस क्षेत्र में है, संघ शासित संघ राज्य क्षेत्र का विवरण किस में है, निर्वाचन का किस में है और नगर पालिकाओं किस में है। इसमें कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि उसको अगर एक चुनाव कर लेते हैं तो सारा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए नागरिकता भाग 2 में, निर्वाचन भाग 15 में और नगर पालिकाएँ जो होती हैं वो भाग 9 का ए में और संघ और राज्य क्षेत्र का विवरण जो है वो 8 में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का विवरण जो अनुच्छेद 8 में दिया है, भाग 8 में दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये देखिए रिपीट हुआ है, मतलब ये मिलान करने के लिए आया है लेकिन ये रिपीट हुआ। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में और गिरफ्तारी का निषेध विरुद्ध अनुच्छेद 22 में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में देखने को मिलता है। तो ये आप मूल अधिकारों से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नीचे कथन और कारण दिए गए हैं उनके बारे में। इस टाइप के भी कथन और कारण से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में घटना चक्र में दिए गए हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये लंबे क्वेश्चन होते हैं, अधिकतर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। तो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो संसद के कानूनों का अनुपालन करने के हेतु ही होता है। और कारण क्या दिया गया, कारण अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही विवरण भी दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के अनुसार स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिया गया है कि 1773 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। ये भारतीय संविधान के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, तो दूसरा गलत है, एलिजा एम्पे थे इसके प्रथम अध्यक्ष। तो पहला वाला मतलब कथन एक सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। अंतर्राज्य परिषद जो है 1990 में आया था और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में आया था, जो कि ये गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है 1964 में आया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो 1993 में आया था, तो ये जो है वो 1952 में सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। ये रिपीटेड क्वेश्चन आप पीछे भी देख चुके हैं, तो आप कुछ लोग मिला लेंगे तो सही हो जाएगा। दल परिवर्तन 10वीं अनुसूची में होता है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं होती हैं, और संघ राज्य और समवर्ती सूचियों का जो विवरण दिया गया है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, और कुछ अधिनियमों का जो विधानसभा मान्यकरण है ये इसमें क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो गया था 2016 के पेपर में, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो भी आप देखिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट है कि सुमेलन करना, पंचायतें किस में आती हैं, नगर पालिकाएँ किस में आती हैं, सरकारी समिति किस में आती हैं और अधिकरण किस में आता है। तो सेम वैसे ही मैंने मिलान कर दिया था। भाग 9 में पंचायतें, भाग नगर पालिका में 9 का ए में, सरकारी सहकारी समितियाँ 9 का बी में और अधिकरण भाग 10 में मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे। अब हम लोग देखते हैं कि 2020 में 2016 का दोबारा परीक्षा हुई थी, उसके बाद में जो आर को जो 2021 का पेपर आया था लास्ट, उसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं और उनका लेवल भी देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। तो प्रस्तावना से क्वेश्चन है, तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख दिया गया था, जो कि पूछा गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 में जो है वो कानून बना सकती है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जिनके बारे में आप बताइएगा कि किस किस का विवरण होता है।
इनमें कन्फ्यूजन 252 और 253 में होता है। हम लोग इसका अनुमान लगा लेते हैं आपात के 352 से, उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो 249 किस में पूछा गया, 250 में क्या दिया गया है और 252 में क्या दिया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी जो राष्ट्रपति थे वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की बैठक में आयोजित करने के लिए जो कोरम होता है, यानी जिसको गणपूर्ति कहते हैं, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां भाग, यानी 10वां भाग होना चाहिए, तभी वो कोरम पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। तो जो की गई थी उनके बारे में लिख दिया, क्योंकि इसको जो क्या किया गया था, नंबर से मतलब मार्किंग से अलग कर दिया गया था। इसमें आंसर जो है वो ऑप्शन गलत दिए गए थे। तो क्योंकि 1993 में जो हुआ था वो 1993 में कोई नहीं जो ऐड की गई थी, लेकिन 52वां संविधान संशोधन जो 2003 में आया था, इसमें 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली जो भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था। तो 6 सूत्री के जो प्रस्ताव की मांग की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आप इसके जो है वो इसके 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आगे की वीडियो हम लोग कल लेकर आएंगे, उसमें हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली 3 वीडियो एटलीस्ट बनाएं पर डे के हिसाब से। एक करंट अफेयर्स पर डे के हिसाब से साथ में लेकर के आएँ, दूसरी एक हिंदी की वीडियो पर्टिकुलर साथ में लेकर के आएँ, तीसरी ऑप्शनल जो हम लोग करंट अफेयर जो हमारी जीएस है उसको लेकर के चले। तो ये प्लान बना रहा हूँ कि कल से हमारी जो है इस चैनल पे लगभग 3 वीडियो आएंगी। एक करंट अफेयर की आएगी पर डे के हिसाब से, जिसमें क्या होगा कि मैं मंथली जो करंट अफेयर है उसके जो टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं करा दूंगा, ताकि आपको मोटी मोटी किताबें कम पढ़नी पड़ेंगी और उसको शॉर्ट तरीके से तैयार करने की कोशिश करूंगा। इससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होता रहेगा, हिंदी भी तैयार होता रहेगा और जीएस का भी साथ में चलता रहेगा। तो आप लोगों को सिर्फ प्री क्वालिफाई नहीं करना है, मेंस भी क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए हमें जी जान से मेहनत करनी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।